नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इम्पोर्टेंट क्रॉप हॉर्टिकल्चर में पढ़ रहे थे। लास्ट अपने अनार पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे अमरूद। गुआवा, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कल भी अपने डिस्कस किया था कि अमरूद को उष्ण का सेब कहा जाता है। उष्ण का सेब कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वैज्ञानिक नाम इसका है सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा। कुल इसका है मिर्टेसी। उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको। गुणसूत्रों की संख्या इसमें होती है 22, ठीक है। 2n बराबर 22। देखो, इनके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं ना। जैसे उत्पत्ति स्थान कहाँ से लिया जाता है, जहाँ पर ऐसे जगह जहाँ पर उसकी वेरिएशन है वो ज़्यादा मिलती है ना। जैसे अपन बात करें कि भाई एक कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसकी जंगली प्रजातियाँ हैं और उसके जीन है वो एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और गुणसूत्र संख्या 2n बराबर इसमें 22 होता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो खाने योग्य बाग, खाने योग्य बाग है इसमें थैलेमस, ठीक है। पुष्पासन या फल भित्ति इसको बोल सकते हैं, पुष्पासन व फल भित्ति, ठीक है। इसके बाद में फल प्रकार की बात करें, फल प्रकार है इसका बेरी या जिसको बोलते हैं हिंदी में सरस, ठीक है। इसके बाद में अब जो अमरूद है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो विटामिन सी इसमें अच्छा पाया जाता है। विटामिन सी की मात्रा रहती है, विटामिन सी 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा देखो, अमरूद है वो जेली बनाने में सबसे अच्छा फ्रूट है, क्योंकि पेक्टिन की मात्रा है वो अमरूद में ज़्यादा पाई जाती है। और अमरूद में पर्टिकुलर बात करें तो अमरूद में जो बाहर का छिलका रहता है उस छिलके में पेक्टिन की मात्रा है वो ज़्यादा रहती है। छिलके की जो अंदर वाली लेयर होती है वहाँ पर सर्वाधिक पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपने जलवायु की बात करें तो जलवायु इसके लिए रहती है उष्ण से उपोष्ण। उष्ण से उपोष्ण जलवायु है वो उपयुक्त रहती है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसमें 23 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक के सर्वोत्तम रहता है, ठीक है। इसके बाद में मृदा की बात करें तो मृदा इसके लिए बलुई दोमट मृदा है। जैसे सभी फ्रूट में अपने पढ़ा था कि दोमट मृदा है वो उपयुक्त रहती है ना। तो इसी प्रकार से दोमट मृदा है वो लगभग सभी फलों में एक जैसी रहती है ना। पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 6.7 से लेकर के और 6.5 से लेकर के 7.6 तक रहता है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का अम्लीय भूमि है वो इसके लिए बढ़िया रहती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें जैसे 7.6 से ऊपर पीएच मान हो गया ना, 7.6 से ऊपर पीएच मान होते ही क्या होगा, इसमें जो विल्ट की एक भयंकर बीमारी होती है अमरूद की, विल्ट का प्रकोप है वो ज़्यादा हो जाएगा। विल्ट का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा 6.7 से अधिक, जहाँ पर भी यानी कि जहाँ पर क्षारीय भूमि हो रही है वहाँ पर विल्ट का प्रकोप है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसके प्रवर्धन की तो प्रवर्धन देखो, अमरूद की जो व्यावसायिक विधि है वो तो स्टूलिंग है। इसके अलावा इसमें अपने एयर लेयरिंग के द्वारा भी प्रवर्धन कर सकते हैं और इसमें अपने बीज के द्वारा भी कर सकते हैं और आजकल एक नई मेथड भी चल रहा है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रवर्धन बीज के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक जो विधि है स्टूलिंग, माउंट लेयरिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये तो क्या है, व्यावसायिक विधि।
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो व्यावसायिक विधि से पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे होने को तो बीज से भी होता है, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न आपका स्टोलिंग ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें अपने एयर लेयरिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, एयर लेयरिंग। इसके अलावा वर्तमान में जो नई मेथड है, नया मेथड इसका वेज ग्राफ्टिंग भी, इसमें वेज ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसमें पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये आपकी प्रवर्धन की विधियाँ होगी। वैसे प्रवर्धन का जो अपना है ना, जैसे स्टूलिंग क्या होता है, एयर लेयरिंग क्या होता है, वेज ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये सारा का सारा आपने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है सभी का, है ना, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें पौधे की रोपाई या पौधरोपण, तो पौधरोपण इसमें करते हैं अपने जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में। अगर अपने पास सिंचाई की सुविधा है, सिंचित क्षेत्र में जहाँ पर अपने पास पानी की सुविधा है, तो वहाँ पर अपन फरवरी मार्च में भी पौधरोपण कर सकते हैं, ठीक है, फरवरी मार्च में। अब देखो प्लांट से प्लांट की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी इसमें रखी जाती है 6 × 6 मीटर, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन सघन बागवानी कर रहे हैं, सघन बागवानी या सघन पौधरोपण कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने पौधों से पौधों की दूरी रखेंगे 3 × 6 मीटर, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 3 × 6 मीटर रखेंगे, ठीक है। एक नया मेथड और है, उसकी भी आप नोट कर लो, मेडो आर्चर्ड विधि, मेडो आर्चर्ड विधि, ये है जो ये विधि है वो इजराइल से विकसित की गई है, इजराइल से विकसित की गई है। देखो जितने भी एग्रीकल्चर से नई टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, जैसे अपन बात करें जो ड्रिप इरिगेशन है, फुहारा सिस्टम है, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो भी नए इक्विपमेंट्स बनते हैं ज़्यादातर वहाँ से तैयार किया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल है बहुत एडवांस कंट्री है ना, तो इजराइल से मेडो आर्चर्ड विधि तैयार की गई थी। ये पौधरोपण की एक विधि है ना, पौधरोपण की विधि है, और इसमें पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है 2 × 1 मीटर, ठीक है। और सर्वाधिक जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं इलाहाबाद सफ़ेदा के, इलाहाबाद सफ़ेदा के सर्वाधिक पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इलाहाबाद सफ़ेदा जो अमरूद की किस्म है उस किस्म में मेडो आर्चर्ड विधि है वो अपनाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसमें पुष्पन की, या गड्ढे के आकार की बात करें तो गड्ढे का आकार इसमें रखा जाता है, गड्ढे का आकार दोनों तीनों है ना, सभी में 60 × 60 सेंटीमीटर रखा जाता है, सभी में सेम है, ठीक है। इसके बाद में इसमें पुष्पन देखो, पुष्पन में 3 बहार होती है, एक तो अम्बे बहार है, दूसरी मृग बहार है, और तीसरी हस्त बहार है, ठीक है। अब देखो अम्बे बहार में एक तो इसमें पुष्पन का टाइम पूछा जाता है, पुष्पन कब होता है, दूसरा पूछा जाता है इसका फलन कब होता है, फलन का टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो अम्बे बहार में जो पुष्पन होता है वो होता है फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में, ठीक है। मृग बहार में जो पुष्पन होता है वो जून जुलाई में होता है ना, जून जुलाई में। और जो हस्त बहार है इसमें जो पुष्पन होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है, ठीक है। अब देखो एक तो आपको ये टाइम याद करना है कि पुष्पन में कौन सी बहार में पुष्पन कब होता है, जैसे अम्बे बहार है, मृग बहार है, हस्त बहार है, ठीक है। देखो टाइम याद करने का एक सबसे बढ़िया यही है, एक तो देखो अपने ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जैसे आम में पुष्पन कब होता है, तो आम में फरवरी मार्च में होता है, ठीक है। अब जब आम का ही अपने को पता नहीं रहेगा तो फिर ये भी गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसको अपने इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे जायद, खरीफ और रबी, ठीक है।
इस प्रकार से जैसे रबी की सीजन, रबी की फसलें जब बोते हैं उसी प्रकार से खरीफ की जो बोते हैं, जायद की जब फसलें बो रहे हैं तब अम्बे बार हो जाएगा, खरीफ की बो रहे हैं तो मृग बार हो जाएगा, और रबी की बो रहे हैं तो हस्त बार हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो टाइम है वो नवंबर दिसंबर हस्त बार का रहेगा, मृग बार का जून जुलाई रहेगा, और फरवरी मार्च है वो अम्बे बार का रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपको फलन का टाइम पूछे कि फलन कब होता है, तो इसमें आपको 5 मंथ ऐड कर देने हैं ना। 5 मंथ बाद में, 5 महीने बाद में फलन इसमें स्टार्ट हो जाता है। जैसे अमरूद है, अनार है, नींबू वर्गीय है, इनमें 5 महीने बाद में फलन आता है। जैसे फरवरी मार्च में अभी इसमें पुष्पन हुआ है, तो आगे 5 महीने ऐड करेंगे तो जुलाई अगस्त तक इसमें क्या होगा, फलन हो जाएगा। इसी प्रकार से जून जुलाई में इसमें हो रहा है तो आगे इसमें नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा, और इसमें फरवरी मार्च तक फलन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद करना है, ये टेबल आपको अच्छी तरह से कंप्लीट याद होनी चाहिए। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि बाहर है उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। ठीक है, कल अपने जो अनार पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था कि बाहर का कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है और बाहर का नियंत्रण अपन क्यों करते हैं ना। एक तो देखो सिंचाई की सुविधा है, उसके आधार पर अपने को बाहर नियंत्रण करना पड़ता है। दूसरा जो फलों की गुणवत्ता है उसके लिए अपन बाहर नियंत्रण करते हैं, और तीसरा जो मार्केट में रेट मिलती है उसके अकॉर्डिंग अपन बाहर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो बाहर नियंत्रण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और कैसे किया जाता है। बाहर नियंत्रण, देखो बाहर नियंत्रण सबसे पहले तो अपन ये देखें कि बाहर किसे कहते हैं ना। जो भी पौधे होते हैं उनमें पुष्पन की जो क्रिया होती है, पुष्प निकलने की जो क्रिया होती है उसको बाहर कहा जाता है। जब पुष्प निकलने से रोक देते हैं तो उसको बाहर नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, और रोकने की विधि देखो सबसे बढ़िया विधि की बात करें ना तो सबसे बढ़िया विधि है सिंचाई रोक देना। ठीक है, सिंचाई रोक देना। अब देखो इनमें जो पुष्पन हो रहा है, पुष्पन को आगे फलन लेने से, पुष्पन को रोकने के लिए अपन सिंचाई रोकते हैं। सिंचाई रोकने का टाइम पूछा जाता है कि कब रोकते हैं। ठीक है, तो 1 से 1.5 माह पहले पुष्पन आने से 1 से 1.5 माह पहले अपन क्या करेंगे, सिंचाई रोक देंगे। जैसे अगर अपन बात करें फरवरी मार्च में अम्बे बार में पुष्पन हो रहा है तो उससे 1 से 1.5 महीने यानी कि नवंबर दिसंबर में अपन सिंचाई रोक देंगे। ठीक है, दूसरा इसमें क्या करेंगे, यूरिया का छिड़काव करेंगे। यूरिया का 10 से 15% छिड़काव पुष्प आने से पहले कर देंगे, ताकि पुष्प आते ही कर देंगे ताकि वो पुष्प सारे के सारे झड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपने तीसरी विधि की बात करें तो इसमें अपन 100 ppm NAA का छिड़काव करके भी, यानी कि नेत्रन एसिटिक एसिड का छिड़काव करके भी बाहर को कंट्रोल कर सकते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक है, और चौथी जो विधि है ये है विंटरिंग की क्रिया करके, विंटरिंग की क्रिया करके। विंटरिंग क्या होता है, देखो अगर विंटरिंग की बात करें ना, जैसे ये कोई प्लांट है और प्लांट के 1 मीटर चारों तरफ है ना, चारों साइड एक तरफ 1 मीटर दूरी पर अपन क्या करेंगे, गहरी खाई खोद लेंगे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर और ये लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ी खोदेंगे। ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर गहरी खाई खोदेंगे, और उस खाई में जितनी भी जड़ें आ रही है उन जड़ों को काट देंगे। ठीक है, और जड़ों को काटने से क्या होगा, ऊपर जो फ्लोरिंग है वो फ्लोरिंग नहीं हो पाएगी है ना। और उसके बाद में 10 से 15-20 दिन बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर अपने खाई खोदी ना तो वहाँ पर कार्बनिक खाद डाल देंगे, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है। ठीक है, इसके अलावा भी और खाद डाल देंगे, और उससे क्या होगा, देखो एक तो फ्लोरिंग रुकेगी क्योंकि अपने जड़ें काट दी तो इसमें फ्लोरिंग नहीं हो रही। दूसरा जो आगे वाली बाहर आएगी ना उसमें अपने खाद बीज दे दिया तो आगे वाली बाहर में प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो दोनों ही फायदा इसमें हो रहा है। तो विंटरिंग क्रिया है ये ज़्यादातर पूर्वी भारत में अपनाई जाती है, पूर्वी भारत में। ठीक है, अब देखो विंटरिंग क्रिया है, इसको अपन रूट प्रूनिंग भी बोल सकते हैं ना, रूट प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग। ठीक है, देखो रूट प्रूनिंग का मतलब क्या है, रूट को अपन काट रहे हैं, जड़ों को काट रहे हैं, तो रूट प्रूनिंग भी इसको कह सकते हैं। तो ये आपने सिंचाई करने, बाहर का नियंत्रण करने की विधियां थी 3-4। सबसे पहले सिंचाई रोकना। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे आता है कि भाई बाहर नियंत्रण के लिए सिंचाई कब रोकते हैं ना, पुष्पन आने से कितने दिन पहले रोकते हैं, तो 1.5 से 2 माह पहले। और यूरिया का छिड़काव कितने प्रतिशत करके बाहर नियंत्रण कर सकते हैं, 10 से 15%। NAA का कितने प्रतिशत छिड़काव करके, 100 ppm का छिड़काव करके अपन रोक सकते हैं। तीसरी विंटरिंग की क्रिया कौन से क्षेत्र में अपनाई जाती है, तो पूर्वी भारत हो गया, और इसको रूट प्रूनिंग भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में प्रूनिंग की अगर विधि की बात करें ना तो प्रूनिंग की इसमें विधि है मॉडिफाइड
सेंटर लीडर सिस्टम, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है ना। देखो मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम है, ये प्रूनिंग के मेथड की बात करेंगे अपना ना, प्रूनिंग, ठीक है। अब देखो ये मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम प्रूनिंग का तरीका हो गया, मेथड हो गया, कौन से मेथड से करते हैं, ठीक है। अब टाइम का पूछे, अगर समय पूछे इसमें, तो समय आपका अप्रैल माह हो गया, अप्रैल माह में अमरूद में प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। अगर अपन सघन बागवानी की बात करें, ये मर्डो आर्चर्ड विधि है या सघन बागवानी की बात करें, तो इसमें अपन 2 बार करते हैं, ठीक है। एक तो नवंबर में करते हैं और दूसरी बार करते हैं फरवरी में, क्योंकि इसमें जो पौधे हैं ज़्यादा सघन रहते हैं तो ज़्यादा काट छांट की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो इसमें 2 बार किया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर की विशेषताओं से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनकी विशेषताएं भी एक बार थोड़ी सी देख लेते हैं कि कौन सी बार की क्या खासियत रहती है। देखो तीनों बार है, मृग बार, अम्बे बार, हस्त बार। अब तीनों में अलग अलग विशेषताएं रहेगी कि भी कौन सी बार अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है और कौन सी किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। देखो अम्बे बार, दूसरी है मृग बार और तीसरी है हस्त बार, ठीक है। हम सबसे पहले देखो अपने राजस्थान के लिए बात करें तो मृग बार है वो सर्वोत्तम रहती है, ठीक है। तो राजस्थान के लिए उपयुक्त है, राजस्थान के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और बात करें तो कीट और बीमारियों का सर्वाधिक प्रॉब्लम इसमें रहती है, कीट व बीमारियों का प्रकोप, बीमारियों का सर्वाधिक प्रकोप। इसके अलावा फल फटने की समस्या इसमें ज़्यादा होती है, फल फटने की समस्या, ठीक है। इसके अलावा फलों का जो रंग है वो भी अच्छा नहीं रहता, फलों का रंग है वो भी अच्छा नहीं रहता, ठीक है। इसके अलावा उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है, उत्पादन सर्वाधिक। अब देखो अगर अपन बात करें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृग बार है, क्योंकि और सीजन में राजस्थान में पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो मृग बार के समय बारिश हो जाती है, तो बारिश में अपने इसको आसानी से ले सकते हैं, तो सर्वोत्तम मृग बार है। इसके बाद में कीट और बीमारियों का प्रकोप है वो सर्वाधिक होता है ना। देखो जहाँ नमी ज़्यादा होगी वहाँ पर कीट ज़्यादा होंगे, बीमारियाँ फंगस वगैरह ज़्यादा डेवलप होगी, तो कीट और बीमारियों का प्रकोप है वो बारिश के सीजन में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बारिश के सीजन में मृग बार आती है। आपको टाइम को पता है ना, टाइम आपने बताया था जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई। तो जून जुलाई में बारिश अपने यहाँ राजस्थान में होती है, तो यहाँ पर कीट और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फल फटने की समस्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब देखो कल अपने पढ़ा था जो अनार है, अनार में फल फटने की समस्या है वो सर्वाधिक रहती है ना, और एक तो बोरोन की कमी रहती है, दूसरा फल फटने की जो समस्या रहती है वो इरेगुलर सिंचाई से रहती है, यानी कि प्रॉपर टाइम पर अपन सिंचाई नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो अपन पूरा बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, इसलिए क्या होता है फल फटने की समस्या आ जाती है। दूसरा फलों का रंग है वो भी प्रॉपर अच्छा नहीं बनता, लेकिन जो उत्पादन है वो भी सर्वाधिक होता है, उत्पादन है वो मृग बार में सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप इसमें नोट करना। इसके बाद में अम्बे बार की बात करें तो अम्बे बार का टाइम है वो है फरवरी मार्च, ठीक है। तो अम्बे बार में देखो सबसे पहले तो लिखो दक्षिणी भारत में अपनाई जाती है, दक्षिणी भारत में अपनाई जाती है। अब देखो दक्षिणी भारत में ये मृग बार क्यों नहीं अपनाई जा रही, क्योंकि मृग बार के समय वहाँ पर भी बारिश होती है, तो वहाँ पर बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फल वगैरह फूल वगैरह सारे के सारे जड़ जाते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। दक्षिणी भारत में सर्वाधिक अपनाई जाती है और सर्वाधिक निर्यात है वो अम्बे बार का किया जाता है, सर्वाधिक निर्यात है वो अम्बे बार का किया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो देखो ज़्यादातर साउथ इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से साउथ इंडिया में ज़्यादातर कौन सी बार अपनाई जा रही है, अम्बे बार, तो वहाँ पर निर्यात है वो सर्वाधिक होगा, ठीक है। इसमें फल है वो अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं, फल गुणवत्ता युक्त होते हैं, गुणवत्ता युक्त रंग, फलों का रंग भी अच्छा रहता है, TSS भी अच्छा रहता है, TSS की मात्रा भी अच्छा रहता है, ठीक रहती है। और इसके अलावा उत्पादन है वो थोड़ा कम होता है ना,
उत्पादन है वो इससे मृग बार की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इसमें देखना है। इसके बाद में हस्त बार की बात करें तो इसका टाइम है वो है नवंबर दिसंबर। देखो हस्त बार में क्या है, एक तो सर्वाधिक मार्केट रेट है ना, बाजार भाव सर्वाधिक मिलते हैं। ठीक है, बाजार भाव है वो सर्वाधिक मिलता है। सर्वाधिक क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें जो फलन होता है ना, फलन होता है फरवरी मार्च में, और फरवरी मार्च में ज़्यादातर अपन देखते हैं कि भाई सभी फ्रूट वगैरह है वो मार्केट में नहीं आते हैं ना, सारे जितने भी पौधे होते हैं वो डोरमेंसी में रहते हैं, तो फ्रूटिंग वगैरह नहीं रहती। तो ये जो बाहर है इसमें बाजार भाव ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस समय अगर आप मार्केट में लेके जा रहे हो तो मार्केट रेट है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, बाजार भाव है वो सर्वाधिक मिलेगा। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार की बारिश वगैरह नहीं होती, कर तो पूरा का पूरा अपन सिंचाई करेंगे, सिंचाई पर भी पूरा का पूरा निर्भर रहता है। तो इसके जो फल है वो सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त होते हैं, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त फल। ठीक है, गुणवत्ता है वो सबसे अच्छी रहती है इसकी। ठीक है, इसके बाद में कलर रंग वगैरह भी इसमें अच्छा रहता है, TSS भी अच्छा रहता है। इसके अलावा राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जोधपुर के जो किसान हैं वो हस्तबार लेते हैं। जोधपुर के जो किसान हैं वो हस्तबार लेते हैं। ठीक है, तो ये बाहर से संबंधित आपके जो इनकी विशेषताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न एक आधा कई बार पूछ लिया जाता है, वो ध्यान रखना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बार कौन सी, यानी कि सर्वाधिक इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो वो मृगबार है। ठीक है, इसके बाद में अपन वेराइटियों की बात करें तो इसकी जो वेराइटियां हैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट वेराइटी जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट वेराइटी है इलाहाबाद सफ़ेदा। ठीक है, अब देखो आपने प्रोडक्शन की बात करें ना, उत्पादन इसका आपने नहीं लिखा था, उत्पादन देखो इसमें विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? भारत में। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? यूपी में। ठीक है, और यूपी में भी इलाहाबाद जिला है जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद काफ़ी फेमस है अमरूद उगाने में। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसके बाद में अगर उत्कृष्टता केंद्र की बात करें, उत्कृष्टता केंद्र इसका अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, तो ये है देवड़ावास टोंक में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। तो वैरायटी की अपन बात कर रहे थे, इलाहाबाद सफ़ेदा इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके बाद में दूसरी है L49, लखनऊ 49 भी इसको बोल सकते हो। दूसरा नाम इसका है सरदार। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये दोनों ही, ज़्यादातर पूरे यूपी में लगभग यही अपना उगाई जा रही है, इलाहाबाद सफ़ेदा और L49। इसके अलावा IIHR से कुछ रिलीज वैरायटियाँ हैं। IIHR से आसरगठा बेंगलोर में स्थित है ना, इससे रिलीज कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे अर्का मर्दुला, इसके अलावा अर्का अमूल्या, अर्का रश्मि और अर्का किरण, ये सारी की सारी वेराइटियाँ हैं। यानी ये तो आप सभी को पता है कि जिसके आगे अर्का लग जाता है वो सारी की सारी असरगठा बेंगलोर से। ठीक है, इसके अलावा CISH से भी रिलीज वेराइटी है। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो लखनऊ में स्थित है, वहाँ से रिलीज वेराइटी है। एक तो ललित और दूसरी है श्वेता। ठीक है, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से भी कुछ रिलीज वेराइटी है। हिसार सफ़ेदा, और दूसरी है हिसार सुरखा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कुछ और वेराइटियाँ, जैसे चीतीदार है, बेहद कोकोनट है,
हफ्सी है, ठीक है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट वेराइटी आप देखो, इनकी विशेषताओं की बात करें तो सर्वाधिक जो पॉपुलर वेराइटी है वो इलाहाबाद सफ़ेदा है, और बोनी की समय जो आपने पहले बताया था ना, मेडो आर्चर विधि में अपनाई जाती है, मेडो आर्चर विधि के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा लखनऊ 49 है, जिसका दूसरा नाम है सरदार है। अरका मर्दुला, देखो ये जो अरका मर्दुला है ये भी बोनी किस्म है, और एक किस्म और है मर्दुला, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और बार बार पूछा भी जाता है मर्दुला किसकी किस्म है और अरका मर्दुला किसकी किस्म है। ये जो मर्दुला है ये अनार की है, और अरका मर्दुला है वो अमरूद की है, ठीक है। इसके अलावा अरका अमूल्या है, रश्मि है, किरण है, ललित है जो लाल गुदे वाली होती है, श्वेता है, इशार सफ़ेदा है, इशार सुर्खा है, चितीदार है। एक ये बहद कोकोनट है ना, बहद कोकोनट है, ये क्या है, सीडलेस है, सीडलेस वेराइटी है ना। और इसके अलावा हफ्सी है, ये भी लाल गुदे वाली है, लाल गुदे वाली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ थी। इसके बाद में अगर अपन उपज की बात करें तो इसके उपज रहती है 40 से 45 kg प्रति वृक्ष, ठीक है। दूसरी जो अपने विधि थी मेडो आर्चर जो विधि है, इस विधि के द्वारा अपन पौधे लगा रहे हैं तो उसमें 2 वर्ष बाद में 8 से 10 kg फल प्रति वृक्ष देना स्टार्ट हो जाती है वेराइटी, है ना, फल प्रति वृक्ष, ठीक है। इसके बाद में कुछ डिजीज की बात करें, इंसेक्ट की बात करें तो ज़्यादा देखो इम्पोर्टेंट इसकी जो है कीट की बात करें तो कीट तो इसमें एक तो लगता है छाल बक्सक, दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कीट है फल मक्खी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कीट है, रोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इसकी विल्ट है ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और सबसे अधिक जो समस्या आ रही है वो विल्ट की समस्या आ रही है ना। रोग की बात करें तो रोग इसका है विल्ट। देखो विल्ट को कई नामों से भी जान सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं उखटा भी कहते हैं, ठीक है, सूखा भी कहते हैं, यानी कि अमरूद का सूखा रोग, अमरूद का उखटा रोग, ठीक है। और इसके अलावा अमरूद का मुरझान रोग, मलानी रोग, ये सारी की सारी एक ही बात है ना। इंग्लिश में इसको विल्ट बोल दिया जाता है, विल्ट, ठीक है। तो विल्ट है, उगटा है, सूखा रोग है, मुरझान है, मलानी रोग है, ठीक है। इसके बाद में मलानी, ये सारा का सारा एक ही नाम हो गया। इसके बाद में अगर बात करें ये किससे होता है तो एक कवक से होता है, और कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम वेराइटी CDI, ठीक है। अब देखो इसका जो कंट्रोल है वो अपने कोई सा भी कवकनाशी है जैसे कार्बेंडाजिम है या फिर डाइथेनाम 45 है उसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये अपने जो अमरूद की कल्टीवेशन था उसमें लगभग अपने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। थैंक यू।